हेलो नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले हम जो हैं 2 क्लासेज में योजनाओं को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे EORO के सिलेबस में 8 योजनाओं को जो है शामिल किया गया है और इन योजनाओं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। हर एक बात आपको इन योजनाओं से पढ़नी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कितनी योजना है गुरुजी? तो यहाँ पर हम बात करें तो 8 योजना जो है हमें पढ़नी होगी। ठीक है, इनमें से कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और कुछ हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं की हम बात करें तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हैं, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इन 5 योजना जो केंद्र सरकार की हैं वो हमें पढ़नी होगी। ठीक है, और इनसे संबंधित कौन सा मंत्रालय है एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवासीय और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो इनसे संबंध है। मंत्री की हम बात करें इस मंत्रालय की तो हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो इनका प्रभार है इस मंत्रालय का। अब राज्य सरकार की योजना कौन कौन सी है, तो देखिए इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो 9 सितंबर 2022 को जो है लागू होगी, कल परसों ही। ठीक है, बजट 2022-23 में जिसकी घोषणा की गई थी, जो अभी तुरंत की योजना है। और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर शहरी होगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इन योजनाओं के बारे में हमें पढ़ना जो राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ये जो है यो योजना देखिए इनका क्रम होगा 2020, 2021, 2022। तो ये अच्छा है, ये क्रम वाइज हमें पढ़नी होगी। ठीक है, इन योजनाओं का नोडल विभाग कौन सा है, तो आप जानते हैं कि जो स्थानीय निकाय से संबंधित होता है वो स्वायत्त शासन विभाग है। और इसके मंत्री हम बात करें तो शांति धारीवाल हैं, और सचिव की हम बात करें तो इस विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम है। ठीक है, तो मंत्री को आप नहीं भूलना है, मंत्री साहब को, शांति धारीवाल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इंदिरा रसोई योजना, तो ये रसोई है, एक तरीके से रसोई में आपको जो है खाना खिलाया जाता है। तो इसमें जो है ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने से ये संबंधित योजना है। इसकी अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको पता है कि हमारा भारत जो देश है ये एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर जो है चुनाव होते हैं नियमित समय पर, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, क्योंकि इनसे जो है देश का और राज्य का भाग्य निर्धारित होता है, कौन सी सरकार आएगी। तो चुनाव में कई सारी जो है पार्टी शामिल होते हैं, दल शामिल होते हैं, और चुनाव में आपको पता है कि जीतने के लिए कई प्रपंच करते हैं, रैलियां वगैरह करते हैं, और अपना जो है घोषणा पत्र भी जारी करते हैं। कौन? ये हमारे दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, और घोषणा पत्र में वो लिखते हैं, वो जनता को बताते हैं कि अगर आपने हमें चुना इस चुनाव में तो हम जो है ये निम्नलिखित योजना लागू करेंगे, निम्नलिखित काम करेंगे। तो आपको पता है कि लोक लुभावन जो योजनाओं को इन घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है। सुनने में ये बहुत अच्छी योजना होती हैं और क्रियान्वित कितना हो ये हम जानते हैं, लेकिन इन लोक लुभावन योजना में कुछ ऐसी योजना होती हैं जो सच में कारगर सिद्ध होती हैं। लेकिन जो ये लोक लुभावन योजना है, इन्हीं योजनाओं के दम पर मान लीजिए कोई पार्टी जो है चुनकर आ जाती है, कोई भी पार्टी A to Z पार्टी चुनकर आती हैं और सत्ता में आती हैं ये, और जब सत्ता में आती हैं तो उसके सामने 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि क्या उसे केवल 5 साल के लिए सत्ता में बने रहना है, दूसरा ऑप्शन है कि हमें निरंतर आगे भी अगले चुनाव में भी हमें ही जीत कर आना है यहाँ पर। तो लोक लुभावन योजनाओं को यहाँ पर सहारा लिया जाता है। तो फिर वो पार्टी के जो भी लीडर्स है वो देखते हैं, जो भी अब चुनकर आते हैं वहाँ पर, वो देखते हैं भाई नहीं, हमें केवल 5 साल के लिए सत्ता में नहीं रहना, हमें आगे भी जो है सत्ता में रहना है। तो देखो कि हमने घोषणा पत्र में कौन कौन सी योजना लागू की थी। तो यहाँ पर उनको सत्ता में निरंतर बनने के लिए जनता से जो वादा किया था वो उनको पूरा करना पड़ेगा, पूरा ही नहीं फिर भी प्रयास जरूर करना पड़ेगा। तो पार्टी जो है वो देखती हैं कि भाई हमने इन योजनाओं को जो है इन योजनाओं के दम पर हमने चुनाव जीता है, जनता को हमने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर ये निम्नलिखित योजना लागू करेंगे और आपका लाभ होगा। तो फिर पार्टी का ठीक है, करो फिर इन योजनाओं को लागू। और इन्हीं लोक लुभावन योजना में कोई योजना लागू हो जाती हैं और लोग योजना बन जाती है और क्रियान्वित हो जाती हैं।
अब काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है योजना। जनता ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया क्योंकि इतना उसका प्रशासन तरीके से हम बात करें, किसी भी तरीके से भुगतान है उसमें अच्छे तरीके से किया जा रहा है, क्रियान्वयन उसका अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से की जा रही है, सब कुछ अच्छा किया जा रहा है। और ये कुछ वे योजना जो है क्या हो जाती, प्रसिद्ध हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है। अब 5 साल में वो रही और 5 साल में उसने काम किया उस पार्टी ने, और अगली बार चुनाव हुए और जनता ने देखा कि भाई उस पार्टी ने ये योजना लागू की है और हमें अगर इस योजना को लाभ लेना चाहते हैं तो फिर से इसको चुनना पड़ेगा। तो फिर से वो उस योजना के दम पर वो पार्टी चुनकर आ जाते सत्ता में। तो योजनाओं का बड़ा एक तरीके से मैं बात करूं इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए अब 10 साल तक वो पार्टी रह जाती है, चुनाव जीतती हैं और 10 साल तक वो सत्ता में रहती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और 10 साल के बाद वापस चुनाव होते 5-5 साल, 5 साल में वही जीत कर आई, सत्ता में आई पार्टी। ठीक है, और 5 साल बाद फिर आई, अब फिर चुनाव होंगे। अब मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, अन्य पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती है। अब वो पार्टी देखती है कि हमारी जो पहले पार्टी थी जो यहाँ पर सत्ता में थी, जो शासन कर रही थी, उस पार्टी ने मान लीजिए ए नाम की योजना लागू की है और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। तो जो दूसरी पार्टी आएगी यानी इस पार्टी की विपक्षी पार्टी, वो इस योजना को बंद कर सकती है, लेकिन वो बंद नहीं करेगी क्योंकि वो जनता में इसकी लोकप्रियता देखती है। जैसे कि आपने जो है देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हो या मुख्यमंत्री जो है निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस योजना को आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2011 को ये स्टार्ट हुई थी अशोक गहलोत के कार्यकाल में। ठीक है, 2011 में जब वो सीएम थे तो उन्होंने जो है इस योजना को लागू किया था। और इस योजना को जो है उसके बाद हम बात करें तो वसुंधरा राजे की सरकार आते, क्या वो उसे बंद करती है? नहीं करती है, क्योंकि कुछ योजना ऐसी होती है जो जनता के द्वारा इतनी लोकप्रिय बना दी जाती है, उसका अच्छे से क्रियान्वयन होता है कि विपक्षी पार्टी भी उसको बंद नहीं करती। तो ये बात आपको ध्यान ऐसी रखनी होती है कि भाई किस प्रकार जो है योजनाओं का इम्पैक्ट पड़ता है सत्ता में। ठीक है, हमारे जो है राजनीति में। आगे बात करते हैं। और जब वो योजना प्रसिद्ध होती हैं और उसमें कुछ यूनिक आइडिया होता है, तो उस मान लीजिए ए नाम की योजना इतनी यूनिक थी, एक तरीके से उसका अच्छे से क्रियान्वयन हुआ, तो अन्य राज्य सरकार हो, चाहे यहाँ पर केंद्र सरकार हो, अन्य राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, वो देखती हैं कि भाई उस राज्य ने ये योजना लागू की, बहुत अच्छी योजना है, क्यों ना हम उसी के दम पर हमारे जो है स्टेट में, हमारे देश में क्यों ना इसको लागू कर दें। तो इसी प्रकार की एक योजना है मित्रों अम्मा कैंटीन योजना, जो तमिलनाडु सरकार ने शुरू की थी फरवरी 2013 में। ठीक है, फरवरी 2013 में इसको लागू किया था। और फरवरी 2013 में इसको लागू किया था, उस समय जो है जयललिता मुख्यमंत्री थी, आप जानते ही हैं। और उन्होंने जो है इस योजना को लागू किया और ये योजना इतनी प्रसिद्ध हुई। क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि एकदम रियायती दरों पर इसमें खाना दिया गया, रियायती दरों पर खाना दिया गया इसमें। और इस योजना की हम बात करें तो इस योजना ने जो हमारी शहरी गरीबी होती है, शहरी जो भूखमरी होती है, शहरी भूख एंड जो हमारी कुपोषण है, उससे लड़ने में यह कारगर सिद्ध हुई थी हमारी योजना। कौन सी योजना? अम्मा कैंटीन योजना। और इस योजना में स्वच्छता का ध्यान रखा गया, जो अन्य फैक्टर होते हैं खाना खिलाने के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भाई खाना खिला रहे हैं, जो जरूरतमंद है ऐसे ही सरकारी है तो ऐसे ही काम होगा, गंदे से काम होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, वो जो बर्तन वगैरह उनको साफ नहीं करेंगे टाइम पर। लेकिन इस योजना ने एकदम होटल का अनुभव दिया था। कई सारे खाने की जो है वेराइटी इसमें रखी गई, खाने की इसमें विभिन्नताएं रखी गई, अलग अलग प्रकार के इसमें खाना दिया गया, सम्मानपूर्वक बैठा कर इसमें खाना दिया गया। तो ये योजना बहुत यूनिक थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसने शहरी जो भूखमरी है, ये शहरी क्षेत्र में लागू हुई थी, शहरी भूखमरी। और हमारे जो बात करें कुपोषण से लड़ने में ये बड़ी कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें पौष्टिक भोजन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और इसी योजना की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने जो है अम्मा कैंटीन योजना जैसी योजना लागू की, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, हमारे चाहे राजस्थान सरकार हो, एमपी हो, कोई भी सरकार हो, इन्होंने जो है इस योजना की तर्ज पर अपने राज्य में योजना लागू की थी। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे राजस्थान की हम बात करें, 2016 में वसुंधरा राजे की सरकार है और वसुंधरा राजे सरकार ने एक योजना लागू की जिसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई योजना।
क्या नाम है जिसका? अन्नपूर्णा रसोई योजना। 2016 में इसको लागू किया था। इसमें मित्रों 5 रुपए में आपको नाश्ता मिलता था और 8 रुपए में आपको भोजन दिया जाता था। नाश्ते में आपको पता है कि पोहा हो गया, आप जाते खाते ही हैं सुबह शाम, पराठे हो गए, पोहा पराठे, चावल हो गया, ठीक है, इडली सांभर हो गया, ऐसे आपको नाश्ता दिया जाता था। हाँ तक कि खिचड़ा भी दिया जाता था। खिचड़ा का नाम सुना है? अगर गांव से बिलोंग करते हो तो बाजरा का जो खिचड़ा होता है, खिचड़ी होती है, तो ये जो दिया जाता था 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन। 2016 में इसको जो है लागू किया था। लेकिन इसमें खास बात थी कि वैन के माध्यम से आपको खाना दिया जाता था। अन्नपूर्णा वैन होती थी और उसके माध्यम से जो है आपको खाना जो है दिया जाता था, ठीक है। तो यानी आपको कहीं छत के नीचे बैठा करके जो है खाना नहीं खिलाया जाता था, बल्कि आपको जो है आपको वैन के माध्यम से जो है खाना दिया जाता था। 1 मिनट। देखिए, तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐसी पृष्ठभूमि रही है इंदिरा रसोई योजना की। अन्नपूर्णा रसोई योजना के बाद जो है हमारे सीएम साहब की सरकार आती है और 20 अगस्त 2020 को वो इसी योजना को जो है बदल करके क्या कर देते हैं, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी के नाम पर, ठीक है। कब? 20 अगस्त 2020 को। अब हम जो पढ़ते हैं इंदिरा रसोई योजना को, तो आपने पृष्ठभूमि देख ली कि सबसे पहले अम्मा कैंटीन योजना जो 2013 में आई थी और तमिलनाडु सरकार ने इसको लागू किया था। और इस योजना की तर्ज पर जो है कई राज्य सरकारों ने ऐसी योजना लागू की थी और हमारे राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना भी आई थी 2016 में, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन। और इस योजना का जो स्थान अब किसने ले लिया? इंदिरा रसोई योजना ने, जो 20 अगस्त 2020 को लागू की थी सीएम साहब ने, ठीक है, हमारा अशोक गहलोत ने। अब बात करते हैं ये योजना कहाँ पर लागू की गई, तो ये हमारे जो है नगरीय क्षेत्र, नगरीय निकायों में, क्योंकि अम्मा कैंटीन जो योजना थी वो नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो इसी प्रकार इससे संबंधित इसकी तर्ज पर जो भी योजना है वो हमारी नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई, यानी सभी नगरीय निकायों में लागू की गई। हमारा राजस्थान वर्तमान की बात करें तो 218 नगरीय निकाय हैं और 2020 के समय 213 नगरीय निकाय थे, ठीक है। तो उसमें जो है 213 नगरीय निकायों में इस योजना को लागू किया गया था। और ये योजना मैंने बताया कि इसमें सम्मान पूर्वक बैठाकर आपको खाना दिया जाता था। और खाना कौन कैसा होता था? शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन होता था, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल भूख से नहीं लड़ना, हमें यहाँ पर जो कुपोषण होता है उससे भी लड़ना होता है, कुपोषण से, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किसमें? इंदिरा रसोई योजना में। तो इसमें कब खाना दिया जाता है गुरुजी? जिस प्रकार अन्नपूर्णा रसोई योजना में 5 रुपए में नाश्ता दिया जाता था, यानी नाश्ता और भोजन दिया जाता था, क्या इसी प्रकार इंदिरा रसोई योजना में भी नाश्ता और भोजन है? तो ऐसा नहीं है। इंदिरा रसोई योजना जो है अन्नपूर्णा रसोई योजना से कई मायनों में अलग है। पहला तो वैन के माध्यम से वही फंडा अलग हो जाता था, क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई योजना में वैन के माध्यम से खाना दिया जाता था और इंदिरा रसोई योजना में हमारे सम्मान पूर्वक छत के नीचे बैठा करके खाना दिया जाता है, छाया में बैठा करके, ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना में जो है मित्रों आपको लंच दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसमें भोजन है, इसमें कोई एक तरीके से मैं बात करूँ नाश्ता टाइप नहीं है, इसमें भोजन है, इसमें जो है फिक्स है अमाउंट खाने की। और दोपहर आपको पता है कि इसमें 9 से लेकर के 1 बजे तक जो है खाना दिया जाता है लंच वाला। और रात्रिकालीन भोजन यानी जो डिनर होता है हमारा, और डिनर की हम बात करें तो आपको 5 से लेकर के 9 बजे तक या फिर 7-8 बजे तक इस टाइम तक आपको खाना मिलता है इंदिरा रसोई में, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि दोपहर और रात्रिकालीन भोजन दिया जाता है कि इसमें हमारी इंदिरा रसोई योजना में। समझ में आ गई होगी बात? आगे देखें। अब यहां पर लाभार्थी कौन है? तो आपको पता है कि ये जो इंदिरा रसोई योजना लागू की गई थी 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। ये कौन सा काल था? तो ये हमारे इतिहास का कोरोना काल था, क्योंकि इससे पहले कभी कोरोना काल नहीं था, तो इतिहास में इसको गिना जाएगा। कोरोना काल था जो मार्च 2020 से हमारे भारत में शुरू हुआ था लॉकडाउन से, ठीक है। तो कोरोना काल में जो है इस योजना को लागू किया गया था। और जब लॉकडाउन लगा तो आपको पता है कि सबसे बड़ी अगर हमारे कोई समस्या आई तो रोजगार वाली तो दूसरी है, लेकिन तुरंत वाली अगर कोई समस्या आई तो आई वो प्रवासी मजदूरों की। कितने लोगों ने पलायन किया था अपने घर जाने, क्योंकि हम जानते हैं कि
हमारे गाँव की बात करें तो हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर रहकर काम करता, चाहे हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ठीक है, चाहे वो कानपुर, लखनऊ, जो भी हो, वहाँ पर काम करता है। हर तीसरा चौथा घर में अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा गाँव में, स्पेशली जो थड़ी वाला क्षेत्र है, जो ज़्यादा पिछड़े वाले गाँव होते हैं वहाँ पर। तो प्रवासी मजदूरों की समस्या आई तो कोरोना महामारी में जो है कामगार जो थे, प्रवासी मजदूर थे, शहरी गरीब थे, ज़रूरतमंद थे। तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि आपको गरीब होना पड़ेगा। अगर आप खाना चाहते हो इंदिरा रसोई में तो आप जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा गरीब नहीं हो और आप खाना चाहते हो खाना तो खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गरीब होना पड़ेगा इस योजना के लिए, नहीं, यानी ज़रूरतमंदों को भी इसमें जो शामिल किया जाता है। तो देश में कोरोना महामारी में जो कामगार थे, जो प्रवासी मजदूर, शहरी गरीब और ज़रूरतमंद, इसमें सभी भी शामिल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सभी में कौन कौन शामिल है, होता है ना कि भाई कौन कौन शामिल है, सभी तो बहुत सारे पूरे राजस्थान के लोग आ जाएंगे क्या, नहीं। कुछ कैटेगरी होते हैं जैसे कामगार हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए, उस समय कोरोना काल में थे, अब तो नहीं, हालांकि जो शहरी गरीब हो गए और ज़रूरतमंद, तो इनको शामिल किया जाता है। यानी ये हमारे लाभार्थी हैं किस योजना के तहत, इंदिरा रसोई योजना में। तो ये आपको ज़रूरतमंद, शहरी गरीब, प्रवासी मजदूर, ये 2-3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर हम सभी भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक कैटेगरी है कि इतना इनकम होना चाहिए तभी आप खा सकते हैं वहाँ पर, मतलब इतनी इनकम के नीचे होगे तभी आप खाओगे, ऐसा वगैरह नहीं, जैसा कि अन्य योजना में होता है। लाभ की हम बात करें तो लाभ हम जानते हैं कि दोनों समय यानी दोपहर और रात्रिकालीन इसमें आपको भोजन मिलता है। और प्रति थाली पर मित्रों हम बात करें एक थाली में क्या क्या होता है वो अगर डिस्कस करें, भोजन मेन्यू क्या क्या है, क्या यहाँ पर पोहा वगैरह ये शामिल है सब कुछ, इडली सांभर, ठीक है, पनीर वगैरह, नहीं। हालांकि अन्नपूर्णा रसोई योजना की हम बात करें और अम्मा कैंटीन योजना की बात करें, इसमें भोजन के जो अमाउंट था वो 450 ग्राम ही था मित्रों। ताजुब होगा ना, अम्मा कैंटीन योजना में भी 450 ग्राम ही मिलता था खाना, और अन्नपूर्णा रसोई योजना में भी 450 ग्राम ही भोजन मिलता था। नाश्ता की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, भोजन की बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार हम बात करें इंदिरा रसोई योजना, इसमें भी 450 ग्राम ही आपको खाना मिलता है एक थाली में, अगर आप उसका वजन तोलोगे तब। इसमें 450 ग्राम में 100 ग्राम तो दाल होगी, एक कटोरी में दाल डली होगी, दाल होगी, ठीक है। और 100 ग्राम की हम बात करें, 100 ग्राम यहाँ पर होगी सब्जी, कोई सी भी सब्जी हो सकती है। और 250 ग्राम होगी चपाती, फलका, फलका समझो थे, फलका होते हैं, ठीक है। अगर राजस्थान गाँव की बात करें तो फलका क्या है, फुलका, फलका, चपाती कहते हैं कई जगह। तो चपाती, दाल और हमारी चपाती, दाल और सब्जी। और इसके साथ ही मित्रों आपको अचार भी दिया जाता था, ठीक है। किस योजना में, इंदिरा रसोई योजना में अचार भी मिलता है, ठीक है, अचार भी दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें प्रति थाली कितना रुपए जो है लाभार्थी को चुकाने पड़ेंगे और कितने रुपए राज्य सरकार अनुदान देगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो लाभार्थी जो है 8 रुपए देगा और राज्य सरकार जो है अनुदान देगी, जो भी एक तरीके से जो भी NGO काम करता है, जो भी रसोई होती है इंदिरा रसोई, उस रसोई को देगी कितने रुपए, 12 रुपए, ठीक है। यानी भाई खर्चा तो होता है ना, और जो भी एक तरीके से हम बात करें जो भी सामान लगता है खाना बनाने में, तो प्रति थाली पर हम बात करें तो लाभार्थी को देना होगा 8 रुपये और राज्य सरकार अनुदान देगी, जो भी रसोई खोलता है उसको 12 रुपये देगी। लेकिन 1 जनवरी 2022 से, यहाँ पर सॉरी बजट 2022-23 नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा ये गलत टाइप हो गया। 1 जनवरी 2022 से जो है अनुदान की जो राशि 5 रुपये बढ़ा करके 17 रुपये कर दी गई। यानी अब जो है 25 रुपये एक थाली का होता है, जिसमें से 8 रुपये लाभार्थी को देने होते और उसमें से जो है 17 रुपये राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है, ठीक है, किसको, जो इंदिरा रसोई चलाता है उसको। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है कि बजट जो 2022-23 यहाँ पर गलती से टाइप हो गया 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखिए। अब इंदिरा रसोई योजना ये हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या होगा क्या नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ कानूनी बात कर लेते हैं। सर क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, किस प्रकार जो है कितनी रसोइयों की संख्या है, क्या बजट वगैरह है, तो ये हमें बता दीजिए। तो देखिए
क्रियान्वयन की हम बात करें तो आपको पता है कि इंदिरा रसोई की जो स्थापना है इसके लिए जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति गठित की जाती है, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। तो जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग जो समिति है उसके द्वारा नगर निकाय जो है उनके सामुदायिक भवन, ठीक है, रेलवे और बस स्टेशन, अस्पताल, मंडी, चौकरी, ये जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, जो स्थान होते हैं, जो एक नगर में सामुदायिक भवन हो गया, रेलवे, बस स्टेशन, यहाँ पर आपको लोग ज्यादा मिलते हैं। अस्पताल के सामने मंडी हो गई, चौकरी हो गई, तो इन पर लोग ज्यादा मिलते हैं। तो इन जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर नगर निकाय के आश्रय स्थल, अगर नगर निकाय के द्वारा जो भी वहाँ पर नगर पालिका बोर्ड हो, चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो, ठीक है, इनके जो भी आश्रय स्थल हैं, जो अम्बेडकर भवन है, ठीक है, जो सामुदायिक भवन होते हैं जो नगर पालिका निधि से बनते हैं, तो ये हम चर्चा करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो वगैरह पढ़ेंगे उन भवनों में भी। और एनजीओ के जो रिक्त भवन होते हैं, एनजीओ जो भी एक तरीके से हम बात करें, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है एनजीओ, उनके अगर कोई भवन है जो खाली पड़े हैं, इनमें जो है इंदिरा रसोई की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति ये देखेगी कि हमें कहाँ कहाँ पर स्थापना करनी है इनकी। और अधिक जनसंख्या घनत्व जिस स्थान पर होगा, जैसे कि अस्पताल, रेलवे, बस स्टेशन वगैरह होते हैं, तो ये आपको पता ही है। तो इन पर जो है इन जगहों पर जो है इंदिरा रसोई की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, तो आश्रय स्थलों में, जो भी नगर निकाय का आश्रय स्थल है, अम्बेडकर भवन है, सामुदायिक भवन है, एनजीओ के रिक्त भवन है, यहाँ पर निःशुल्क की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कितने जो है रसोइयों की स्थापना की जा चुकी हैं, तो पहले तो हम बात करें जब 2020 में जो ये योजना आई थी, तो उसके बाद ये क्या कहा गया था कि भाई 213 नगरीय निकाय में हम 358 रसोइयों को स्थापना करेंगे। तो 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा था। जब बजट आया 2022-23 का, तो उस बजट में 1000 रसोइयों का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब आगे देखिए, तो अब सर जी यहाँ पर रसोइयों की संख्या कितनी है, तो ये हमें बताइए। तो इंदिरा रसोई की हम बात करें बजट 2022-23 के पहले, तो 213 नगरीय निकायों में हम बात करें तो 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा था। और बजट 2022-23 में घोषणा की गई कि भाई 1000 रसोइयों की स्थापना करेंगे। तो 1000 रसोइयों का प्रावधान अभी किया गया है 2022-23 के बजट में। और पहले 213 नगरीय निकाय जो थे उनमें जो है 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा था। इसके लिए कितना जो है बजट का प्रावधान किया गया था, 100 करोड़ रुपए सालाना, यानी प्रतिवर्ष इस पर कितने खर्च किया जाएंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये आपको बजट सभी योजनाओं को याद रखना है। जैसे कि इंदिरा जो हमारी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें 800 करोड़ रुपए का सालाना बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकार आपको इंदिरा रसोई योजना का जो बजट का प्रावधान है वो भी याद रखना है, 100 करोड़ रुपए। तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक योजनाओं के नाम डाले हैं तो हो सकता है कि कुछ भी पूछ ले वो। और भोजन मेन्यू के मैंने बता दिया कि एक थाली में 100 ग्राम जो दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। अब यहाँ पर हम बात करें मित्रों, तो थाली की संख्या कितनी है। तो थाली में जो हम बात करें, क्या थाली की संख्या फिक्स है, तो हाँ फिक्स ही होगी ना, क्योंकि भाई इंदिरा रसोई योजना अब है। और इंदिरा रसोई की ऐसी तो है नहीं क्षमता की जितने आए उनको खिला देंगे, नहीं होगा, इतना नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें नगर निगम में अगर कोई रसोई है इंदिरा रसोई, उसमें दोपहर की हम बात करें, दोपहर में कितनी थाली होगी, तो 300 थाली होगी दोपहर में। और रात्रि हम बात करें तो 300 थाली दोपहर में एक रसोई जो है खिलाएगी, इतनी थालियां, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी। और नगर परिषद की हम बात करें तो थालियां कम हो जाएगी, दोपहर वाली 150 थाली हो जाएगी और 150 थाली रात वाली हो जाएगी। और नगर पालिका बोर्ड की हम बात करें उसमें भी 150 थाली दोपहर और 150 थाली रात्रि भोजन, एक जो भी रसोई होगी वो यहाँ पर इतनी थालियां बनाएगी और इतनी थाली सर्वे करेगी, यानी ये इसकी एक सीमा है। इस सीमा के भीतर जो है ये लोगों को खाना खिलाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, 300 थाली वाला, ठीक है। 300 थाली वाला प्रावधान नगर निगम है, 150 थाली वाला नगर परिषद में। आगे बात करते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर हम बात करें मित्रों, तो योजना में सहभागिता, यानी आप अगर इस योजना में भाग लेना चाहते हो, आप सरकार का सहयोग करना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। और अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हो, आपने वर्षगांठ मनाना चाहते हो, कोई भी जन्मदिन मनाना चाहते हो, तो भी आप इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से एक अच्छा जन्मदिन मना सकते हो। केवल केक काट कर ही नहीं, बल्कि अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन है और आप किसी इंदिरा रसोई में गए और आपने जो भी उन्होंने और इंदिरा रसोई को कह दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी थालियों को फ्री कर दो, ठीक है, उनके पैसे मैं दूंगा। ऐसा होता है ना, आपने वीडियो देखे होंगे, जैसे कि जो ज़्यादा फॉरेन वाले ऐसे वीडियो होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं बड़े बड़े,
किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहते हैं कि जो भी आप खा रहे हो, मैगडी में जाते हैं, सबवे में जाते हैं और कहते हैं जो भी आप खा रहे हो उसके पैसे हम देंगे। ऐसे होते हैं ना प्रैंक वगैरह भी, या फिर ऐसे वीडियोज़ होते हैं। तो इसी प्रकार है कि अगर आप जन्मदिन वगैरह मनाना चाहते हो तो इंदिरा रसोई में जाओ और कह दो कि यहाँ पर जितने भी खाना खा रहे हैं लोग, उनके पैसे मैं दूंगा, तो आपका अच्छा जन्मदिन मनाएगा। सभी लोग आपको दुआई देंगे, क्योंकि खाने के बाद जो दुआई मिलती है वो सीधे पेट से उखड़े दिल के रास्ते से आती हैं। तो ये आपको बात याद है। तो इस प्रकार आप भी जो है इसमें भाग ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आप इसमें सहयोग करना चाहते हो, आर्थिक सहयोग, तो वो भी कर सकते हो। इस योजना में व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट, फर्म जो है ये आर्थिक सहयोग कर सकती हैं। दान या सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा जो है रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर आप दान वगैरह करना चाहते हो तो मुख्यमंत्री सहायता कोष या फिर रजिस्टर्ड जो जिला स्तरीय इंदिरा रसोई का जो बैंक खाता होता है उसमें कर सकते हो। और उसमें आप उसमें सहयोग कर सकते हो, रुपए वगैरह जो भी आप देना चाहते हो। और औद्योगिक व्यापारिक जो संस्थान है, अपना CSR जो फंड है उससे ये सहयोग कर सकती हैं। और ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोइयों के संपूर्ण संचालन का जन सहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते हैं। तो ये भी अगर कोई संस्था सीधा अगर उत्तरदायित्व ले ले कि भाई इस रसोई का संचालन मैं करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये जन सहभागिता इस योजना में आपको ये ऐसी याद रखनी है बातें। ठीक है, यानी आप भी सहयोग कर सकते हो अगर इस योजना में सहयोग करना चाहते हो, जो भी आप पैसे वगैरह देना चाहते हो। तो मुख्यमंत्री जो सहायता कोष है उसमें जमा करा सकते हो, या फिर जो जिला स्तरीय जो इंदिरा रसोई का जो बैंक खाता होता है उसमें आप जमा करा सकते हो। वहाँ इंदिरा रसोई में जाओ, कहो कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, तो आप करो भले। आगे बात करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर, रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। और आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो भाई 5 बजे तक जो भी यहाँ पर आ रहे खाना खाने उनका पैसा मैं दूंगा, या फिर जितने भी यहाँ पर अभी खाना खा रहे हैं उनका पैसा मैं दूंगा। तो आप ऐसा काम कर सकते हो। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो इस प्रकार की हमारी मित्रों है इंदिरा रसोई योजना। अगर मैं सीधी बात कहूँ तो कुछ नहीं है, बस ये योजना इंदिरा रसोई योजना जिसने अन्नपूर्णा रसोई योजना का स्थान लिया है। 20 अगस्त 2020 को इसको शुरू किया गया था सभी नगरीय निकायों में। और इसमें ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। सभी को वैसे खाना खिलाया जाता है। इसमें ज़रूरतमंद हैं, जो भी शहरी गरीब हैं, प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, जो भी काम लेबर करते हैं वहाँ पर उनको खाना खिलाया जाता है। और रियायती दरों पर, यानी 5 रुपये में नाश्ता। तो आपको पता है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना मिलता था, उसमें नाश्ता और भोजन वाला प्रावधान था। और इंदिरा रसोई योजना में केवल भोजन मिलता है, लंच वाला और डिनर वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको जो है रुपये देने होंगे 8, और राज्य सरकार अनुदान के रूप में वर्तमान में देती है 17 रुपये। तो 25 रुपये यहाँ पर कुल होता है एक थाली का। ये बात आपको याद रखनी है। और सम्मानपूर्वक आपको बैठा करके खाना खिलाया जाता है। क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति गठित की जाती है, और राज्य स्तर पर भी ऐसी समिति गठित की जाती है। और रसोइयों की संख्या 213 नगरीय निकाय में पहले 358 रसोइयाँ थी, अब जो 1000 रसोइयों का एक तरीके से 1000 रसोइयाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। और सालाना बजट की हम बात करें तो 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाते हैं। और थाली की संख्या तो नगर निगम में जो है 300 थाली जो होगी, एक जो भी रसोई वगैरह वो इतने लोगों को खाना खिलाएगी। ठीक है, और नगर परिषद की बात करें और नगर पालिका बोर्ड की, तो यहाँ पर 150 थालियों का प्रावधान है। और एक भोजन यानी एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती आपको मिलती है, और साथ में अचार आपको दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और आप भी इस योजना में भाग ले सकते हैं, पैसे वगैरह आर्थिक सहयोग कर सकते हो, या फिर आप अपना जन्मदिन वगैरह वहाँ पर जाकर के मना सकते हो। आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारी महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए कि आपको पता है कि मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा। और लॉकडाउन में जो हम बात करें, इसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर बुरा प्रभाव पड़ा तो ऐसे लोगों पर पड़ा जो या अपने घर बार छोड़ करके दूसरे जगह पर गए थे काम करने के लिए। और जब लॉकडाउन लगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी परिवहन सुविधा वो बंद हो गई थी, और उनको घर आना था वापस उन लोगों को। और वो जो है बाहर काम करने गए थे, क्योंकि अपने जो है जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका मूल निवास है, वहाँ पर उनको कोई रोज़गार नहीं मिला हुआ था। और या फिर शहरी क्षेत्र में ऐसे लोग जो शहरी क्षेत्र के हैं लेकिन अपना जो है गुजारा दिन भर में जो है स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में जो भी फेरियाँ लगाकर जो अपनी कमाई करते हैं, फिर रात को उससे ही जो है पेट भरते हैं। ऐसे लोग जिनकी आजीविका जो है नष्ट हो गई थी,
जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया था, चाय वाला हो, चाहे वो हेयर ड्रेसर वाला हो, धोबी हो, कोई भी हो, जो ऐसे काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में हो, या असंगठित जो सेवा क्षेत्र में जो रहते हैं, जो काम करते हैं संगठित सेवा क्षेत्र में, वैसे लोग जिनका कोई रोज़गार सुरक्षित नहीं होता है, जब हम जाएंगे वहाँ पर जो उनकी दुकानों पर या उनसे जो भी सेवा लेंगे, तभी उनको जो है उनका गुजारा चलेगा। तो जब लॉकडाउन लगा तो आपको पता है कि आना जाना सब बंद हो गया था, तो उनका रोज़गार बड़ा प्रभावित हुआ। ठीक है, तो उनका रोज़गार प्रभावित हुआ, लेकिन गांव जो है उस लॉकडाउन से थोड़ा सा अछूता रहा। हालांकि यहाँ पर सभी लोग जो हैं खेती तो करते ही हैं, लेकिन सभी जो लोग, ऐसा तो है नहीं कि सभी एक परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनका गुजारा केवल खेती से चल जाएगा, किसी के पास ज़मीन भी कम है, ठीक है, तो वो रोज़गार करता है। लेकिन आपको पता है कि मनरेगा योजना एक चलती है हमारे गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, महात्मा गांधी नरेगा योजना। और ये जो योजना जो 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2008 में संपूर्ण भारत में लागू हुई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था। तो ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में लागू थी, और इस योजना का उद्देश्य आपको पता है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनको जो है श्रम आधारित जो भी कार्य करवा करके उनको पैसे देना। मतलब मेन काम होता है कि उनको पैसे देना किसी भी तरीके से। भाई काम तो अब कैसा भी हो, आपको पता है कि उसमें श्रम आधारित काम होता है। भाई आप मशीन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन गांव की आप कंडीशन जानते हैं। हमारे पास ही यहाँ पर फेमेन चलती है, लेकिन यहाँ पर जाते हैं सभी, यहाँ पर जो कुंडा जिसको हम कहते हैं, आप शायद अपनी भाषा में क्या कहोगे, कुंडा फावड़ा वगैरह लेकर के जाते हैं वहाँ पर, और बस पूरे दिन बैठे रहते हैं। जो आदमी होते हैं वो ताश खेलते हैं, और महिलाएं बस अपना जो छोटा मोटा जो काम होते हैं, जैसे जो भी मालाएं बनाना, ऐसा छोटा मोटा काम करती हैं। ठीक है, आप ऐसा दृश्य देखोगे अगर आप गांव में जाते हो और नरेगा स्थल में जाते हो, वहाँ पर जहाँ पर कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर मशीनें काम करती हैं। यहाँ से पैसे उगाई ले लेते हैं कि भाई 200 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो, आपकी जो इनकम आ रही है, जो नरेगा से आपको जो मिल रहा है उसमें से हमें इतने दे दो, हम मशीन से काम करवा लेंगे और आप आराम से बैठे रहो, आपको जो है धूप में जो है काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब चेकिंग करने कोई आता है तो आपको पता है कि वो फावड़ा लेकर के काम में लग जाते हैं कि हाँ भाई आगे आगे चेकिंग वाले, तो बस काम फावड़ा लेकर के काम करने लग जाते हैं, और जैसे भी को कहीं छुपा देते हैं, कहीं दूर जगह भेज देते हैं। तो ऐसा आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, मैंने ऐसा दृश्य देखा है। यानी अब सरकार को भी पता है कि यहाँ पर होता है, मशीनों से काम होता है, लेकिन सरकार को यहाँ पर जो है मनरेगा का उद्देश्य केवल लोगों को पैसा देना होता है। उनसे ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे कि टांका हो गया या फिर हम बात करें नाड़ी हो गया, उनका एकदम अच्छे से निर्माण कराना नहीं। हालांकि होता है, लेकिन वो दूसरा उद्देश्य होता है। पहले ये उद्देश्य होता है कि उनको काम दे करके उनको पैसा दिया जाए, वो निठल्ले नहीं बैठा रहे। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। हालांकि बजट 2022-23 में 125 दिन का रोजगार कर दिया, 25 दिन अतिरिक्त जो है इसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो मनरेगा योजना चलती है हमारे गाँव में, और ऐसी योजना कोई शहरी क्षेत्र के लिए है नहीं। और जब लॉकडाउन लगा तो गाँव की तो बल्ले बल्ले हो गई कि भाई ठीक है पैसे आ जाएंगे भाई। अब उसी समय बाद में मनरेगा स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लगा 2-3 महीने बाद, ठीक है, तो मनरेगा स्टार्ट हुआ और उनको काम मिला और पैसे आए, बस कितने भी आए, थोड़े बहुत पैसे आए और उनका गुजारा चला। लेकिन शहर वाले बेचारे जो शहर में रह रहे थे, जो गरीब थे, उनको काम नहीं मिला। जब तक लॉकडाउन लगा उनका रोजगार ठप रहा। तो अब उनको सरकार के सामने, और जो भी लेफ्टिस्ट थे, जो भी सरकार के विपक्षी होते हैं, जो भी बुद्धिजीवी थे, हालांकि प्रवक्ता तो नहीं कह सकते हम पार्टियों के, वो तो ऐसी बातें करते, लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं पार्टी में, उन्होंने एक मांग उठाई। जैसे द हिंदू ने भी ये कहा था कि भाई क्यों ना मनरेगा जैसी योजना अगर शहरों में भी लागू की जाए। राज्य सरकारों को सलाह दी, केंद्र सरकार को सलाह दी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन हमारे अशोक गहलोत महोदय ने, हमारे जो सीएम साहब है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। और देश में हम कह सकता हूँ कि शहरी क्षेत्र में अगर रोजगार गारंटी, मतलब रोजगार आपको गारंटी शुदा अगर कोई मिल रहा है और इसके लिए कोई योजना है, तो वो हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। तो जब मांग उठाई तो हमारे जो हैं अशोक गहलोत ने निर्देश दिया था अपने अधिकारियों को, क्या इनकी बात हम लागू कर सकते हैं, हम शहरों में भी मनरेगा जैसी योजना को क्रियान्वित करा सकते हैं।
तो फिर कमेटी वगैरह बैठी और उन्होंने कहा हाँ करा सकते हैं। तो लेकिन फिर एक तो जब लॉकडाउन लगा तो दो हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी। सबसे पहले तो ये आई थी कि भाई ये हमने देख लिया कि आगे भी ऐसा मतलब भविष्य में अगर ऐसी विपदा आपत्ति आई कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़े तो भाई शहरी क्षेत्र में भी रोजगार हमें उपलब्ध कराना होगा। भले ही उस समय काम नहीं हो लेकिन एक तरीके से उनको पैसे तो दिया जाए इसके बहाने। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आई कि इनको जो है रोजगार कराना, मतलब रोजगार देना है, रोजगार देना है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कोरोना के कारण, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिनका रोजगार खत्म हुआ था, चाय वाले का, हेयर ड्रेसर वाले का, ठीक है, जिसका रोजगार खत्म हुआ था और जो भी उसकी बचत थी पहले वो कोरोना काल में खत्म हो गई। अब उसको धंधा स्टार्ट करना है, वापस पुनः धंधा स्टार्ट करना है, नया आदमी को रखना पड़ेगा क्योंकि पहले आदमी अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपने स्थान को भी चेंज करना वगैरह वगैरह जो भी उसको करना होगा, उसको पैसे तो चाहिए होंगे। क्या अब चाय वाले के पास नया स्टोर लगाने के लिए उतना पैसा है? नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो भी बचत थी वो तो कोरोना में खत्म होगी, कोरोना काल में। तो दो इसके सामने हम बात करें, सरकारों के सामने प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो भाई शहरी क्षेत्र में मनरेगा जैसी योजना लाया जाए और दूसरी यही आई कि जिनका रोजगार नष्ट हुआ ना, ये असंगठित सेवा क्षेत्र वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको पैसे दिए जाए ताकि ये जो है अपना रोजगार पुनः स्थापित कर सके या फिर पुनः स्थापित कर सके या फिर अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके नया। तो पैसे दिए जाए और दूसरा उनको रोजगार दिए जाए। पहला तो पैसे यानी सीधा पैसे दिए जाएंगे उनको डीबीटी के माध्यम से, जो भी उनको बैंक खातों के माध्यम से, और दूसरा जो है इनको रोजगार दिया जाए। तो पैसों की अगर कोई योजना है, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान ने शुरू की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हालांकि ये सरकार सीधे पैसे नहीं देती, ये बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलवाती है। तो यहाँ पर बात करें तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो पैसों से संबंधित थी, यानी उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको रोजगार पुनः स्थापित करने, स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए, खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ रोजगार यानी शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको रोजगार हमें देना है। तो उसके लिए हमारी राज्य सरकार ने योजना लागू की, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इन योजनाओं को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड के क्या रहा। मार्च 2020 कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा तो हमारे जो हैं, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो भी असंगठित सेवा क्षेत्र के जो भी काम करने वाले थे, उस सेवा क्षेत्र में, असंगठित सेवा क्षेत्र में जो भी प्रवासी मजदूर थे, उनका रोजगार नष्ट हुआ था और उनका रोजगार खत्म हो गया था एक तरीके से। अब उनको जो है नया रोजगार स्टार्ट करना है कोरोना के बाद, और नया रोजगार स्टार्ट करना तो उनको पैसे चाहिए। और दूसरी तरफ हम बात करें कि कोरोना की जैसे अगर कोई आगे ऐसी आपत्ति और आ जाए और जिसके कारण हमें लॉकडाउन लगाना पड़े तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और लोगों की बचतें खत्म हो जाएगी, मांग नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन होती है अर्थव्यवस्था में, हम पढ़ते हैं। तो उनको क्यों ना पैसे दिए जाए, कि पैसे होंगे तभी वो मांग करेंगे तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो मांग ही नहीं करेंगे तो उत्पादन ही कम होने लगेगा। तो इस प्रकार जो है मित्रों, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये आती है हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को। ये देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। हमारे राजस्थान को जो है 2-3 योजना बहुत ही ज्यादा फेमस, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई, निःशुल्क जांच योजना हो गई, और अभी जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने जो खूबी, जो अपनी प्रसिद्धि जो है स्थापित की, जो भी एक तरीके से जो इसने प्रशंसा बटोरी है, वो बड़ी सराहनीय है, ठीक है। तो देश में सबसे बड़ी ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इसका प्रावधान किया गया था बजट 2022-23 में। कोरोना मार्च 2020 में लगा था। देखो इसको लाने के लिए दो साल लग गए। 2 साल तक जो बुद्धिजीवियों ने सोचा कि किस प्रकार हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो बजट हमारा 2022-23 का जो इस साल का बजट था, और इस साल के बजट में 2022-23 के बजट में इसका घोषणा की गई थी, ठीक है। किस योजना की? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। और इसका शुभारंभ होना जा रहा है कल परसों ही। आज 8 तारीख हो गई है, कल ही होगा 9 सितंबर 2022 को जो है इसका शुभारंभ होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी निकायों में, यानी जो शहरी स्थानीय जो क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले जो गरीब हैं,
जो वंचित हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा की तर्ज पर ही है ये। और इसके लिए हम बात करें मित्रों तो ये इसका एक तरीके से परिचय था कि भाई ये योजना जो है इसका उद्देश्य है कि भाई प्रदेश के शहरी निकायों जो गरीब, जो वंचित, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं। देखिए कि भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। ये योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू होगी। अब हम बात करें 9 सितंबर 2022 से शुरू होगी। ठीक है, क्या सर इसमें प्रावधान है, कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? क्या ये मनरेगा की तरह यहाँ पर भी 100 दिनों का रोजगार मिलेगा? जी हाँ, आपको यहाँ पर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। क्या ये प्रत्येक वयस्क सदस्य को मिलेगा? नहीं, ये 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को। अब परिवार में जो सदस्य हैं उनके आधार पर जो अपना बांट सकते हैं कि भाई कितने दिन हमें जाना, कितने दिन हम जाना। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार को यहाँ पर 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा कि ठीक है सर 100 दिवस का रोजगार इनको मिलेगा। ये तो हम बात जान गए। किस प्रकार रोजगार मिलेगा? जिस प्रकार मनरेगा में एक कार्ड की जरूरत होती है जिसका नाम है जॉब कार्ड, रोजगार वाला कार्ड, ऐसे ही कार्ड यहाँ पर बनेगा। जी हाँ, जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड यहाँ पर बनेगा। सर इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस आधार पर जो है हम जॉब कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं अपना? तो आपको एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड जो 2019 में आई थी ना जन आधार योजना, तो इसके आधार पर जन आधार कार्ड बने थे। तो जन आधार कार्ड जो है ये योजना जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो आपको एक जन आधार कार्ड चाहिए, किसके लिए? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 मई 2022 से सरकार ने यह कहा भी था कि जिसके पास जन आधार कार्ड नहीं है, जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, वो जन आधार कार्ड बना ले जल्दी। ठीक है, वो पंजीयन कराया था लोगों का, ई-मित्र में जाकर के आप पंजीयन करा सकते, ई-मित्र में जाकर के आप जो है जन आधार कार्ड बनवा सकते हो, वहाँ पर आवेदन कर लो। ठीक है, तो जन आधार कार्ड आपको बनाना होगा। अगर जन आधार कार्ड सर जी नहीं है तो आपको आवेदन तो करना पड़ेगा। और आवेदन करेंगे, जो आवेदन का जो क्रमांक होगा उस क्रमांक का अगर आप फिल कर लेंगे जॉब कार्ड में, अगर जॉब कार्ड के लिए आप पंजीयन करा रहे हो तो भी काम चल सकता है। यानी अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है लेकिन आपने जन आधार कार्ड का आवेदन कर दिया है और आवेदन का आपके पास क्रमांक होना चाहिए कि भाई ये हमारा आवेदन क्रमांक है, ये बन जाएगा। तो जॉब कार्ड के लिए अगर आप उस समय पंजीयन करवाना चाहते हो तो आपको जन आधार वाला जो आवेदन वाला क्रमांक है वो भी, उसके माध्यम से भी आप पंजीयन करा सकते हो। ठीक है, तो जॉब कार्ड आप बना सकते हो। तो देखो ये योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू होगी आगे। और इसमें जो है योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 1.5 लाख जो है लोगों ने पंजीकरण कराया अभी तक। और इस योजना की जो घोषणा राज्य बजट 2022-23 में हुई थी। ठीक है, ये तो आप बात जानते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात करते हैं। सबसे पहले सर जी आपने कहा कि 100 दिवस का यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, 100 दिवस का रोजगार किसको? प्रत्येक परिवार को। यहाँ पर किसी परिवार में 2 सदस्य भी हो सकते हैं, किसी परिवार में 5 सदस्य हो सकते हैं, जो वयस्क सदस्य हैं। मैं वयस्क सदस्यों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो 4-5 ऐसे नॉर्मल होते हैं प्रत्येक परिवार में सदस्य। तो प्रत्येक परिवार में बात करें तो वयस्क सदस्यों को जो है यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और उस सदस्य की आयु होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच, यानी 18 से 60 आयु वर्ग का होना चाहिए वो व्यक्ति। और वो जो है उस सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। और कार्य है तो आवेदन जो है ई-मित्र से किया जा सकता है। तो ई-मित्र से किया जाएगा, और तो कहाँ से किया जाएगा? तो जन आधार कार्ड आपको चाहिए और आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। ठीक है सर। अब ये तो बताओ कि हमें काम कहाँ पर मिलेगा, काम कहाँ पर मिलेगा ये तो बता दो सर। तो काम कहाँ पर मिलेगा? किसी भी वार्ड में मिलेगा। किसके वार्ड में? नगरीय जो निकाय हो उस क्षेत्र के वार्ड में मिलेगा। किसी भी आप जहाँ भी रह नगरीय निकाय में रह रहे हो, नगरीय क्षेत्र में रह रहे हो, और उसी नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड में आपको काम मिल सकता है। यानी रोजगार जो है आवेदनकर्ता परिवार के नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में जो है उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसी के वार्ड मिलेगा। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई जेड नाम के एक वार्ड में रह रहा है, जेड नाम का वार्ड है उसमें रह रहा, और नगर पालिका जो भी हमारा नगर निकाय क्षेत्र है, जो भी नगर पालिका है, और उसका नाम मान लीजिए कोई ABCD है, तो ए नाम के व्यक्ति को ABCD के किसी भी वार्ड में मिल सकता है। उसमें कई सारे वार्ड होंगे, T वार्ड होगा,
एम वार्ड होगा, कई सारे वार्ड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ए नाम के व्यक्ति को जेड नाम के जेड जो वार्ड है उसी में काम मिलेगा, नहीं, उसको जो है नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में जो है उसको काम दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अटकल वाले, जो मित्रों बनते हैं कि भाई कौन सा कथन सत्य है असत्य। तो ऐसे जो कथन होते हैं ना कि भाई उसको नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा या उसी के वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा, तो असत्य सत्य कथन में ऐसा पूछा जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल बात सभी जानते हैं, जैसी बात होती है ना ऊपरी तौर पर इतनी अपात्रता होती है, ये लागू होगी, ये सब जानते हैं। जो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो असत्य सत्य कथन में आपको जो है अगर आपने योजना को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से यहाँ पर रखनी होगी। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ये योजना की हम बात करें तो स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा और कार्य हेतु आवेदन नियमित रूप से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मित्रों कि यहाँ पर जो अनुमत कार्य यानी यहाँ से जो है यहाँ पर कार्य क्या करवाए, तो कार्य क्या होते हैं। एक हम बात करें किसी नगर जो भी नगरीय निकाय क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। या तो पर्यावरण संरक्षण वाला कार्य करेंगे आपको, जो भी सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य हो, उद्यान संधारण यानी उद्यानों को जो मेंटेन करना होता है ना, आपको पता है कि जो पत्तों को काट करके डिजाइन बनाई जाती है, ऐसा काम आपको सौंपा जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर कार्य होते हैं जो नगर निकाय क्षेत्र में होता है। जल संरक्षण संबंधी आपको कार्य करवाए जा सकते हैं, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी आपको कार्य करवाए जा सकते हैं, संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी आपको कार्य करवाए जा सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर कार्य करवाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई यहाँ पर जो है ये किस आधार पर है कि क्या यहाँ इस योजना का उद्देश्य स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है क्या, यानी यहाँ पर हमें जो है इस योजना के माध्यम से हमें भवनों का निर्माण कराना है, हमें सड़कों का निर्माण कराना है, क्या ऐसा कुछ काम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं है। आपको श्रम आधारित काम दिया जाएगा, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें मतलब आपको उस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा जहां पर काम किया जाता है। कोई भी ऐसा हो, आपसे जो है कचरा उठाने को आपसे बोला जा सकता है, मतलब श्रम आधारित वो होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे जो है स्थायी परिसंपत्तियों का कोई निर्माण कराया जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पर काम करवाया जाएगा, बस काम के बदले आपको पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। और इस योजना का कोई मोटिव नहीं है कि हम यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कराएंगे उसमें आपको लगाएंगे, नहीं, कोई भी काम हो सकता है, वो नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा के भीतर होगा, वो आपको यहाँ पर कार्य करवाएंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है कि भाई ये योजना जो श्रम आधारित है, श्रम आधारित रोजगार योजना है, ये कोई अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ये योजना नहीं है। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब गुरुजी जो भी काम करवाए जाते हैं, जो भी काम होता है उसमें आपको पता है कि सामग्री लगती है, हाँ सामग्री तो लगती है, और उसके बाद आपको जो पता है कि जो मजदूरी है वो लगती है, हाँ वो भी लगती है। तो इसका क्या अनुपात है? जिस प्रकार मनरेगा की हम बात करें, मनरेगा में तो हम जानते हैं कि भाई 60-40 का अनुपात होता है। 60 जो है पारिश्रमिक दिया जाता है और 40 जो है इस पर सामग्री लागत है, इस पर खर्च किया जाता है। जो चीज़ें चाहिए होती हैं काम कराने के लिए उस पर खर्च किया जाता है। तो ये आप बात जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, तो इसमें सामग्री लागत पर जो है 25% खर्च किया जाएगा, यानी जितना भी बजट का प्रावधान है उसमें से जो है 25% जो सामग्री लागत के लिए, और पारिश्रमिक लागत की हम बात करें तो 75%। और ये किस में है? तो ये सामान्य प्रकृति के कार्यों में है, यानी ऐसे कार्य जहाँ पर केवल काम की जरूरत है, वहाँ पर कोई ऐसी मशीन की जरूरत नहीं है कि उस मशीन के माध्यम से जो है एक व्यक्ति काम कर सकता है और उस मशीन की कीमत उस व्यक्ति की हम बात करें व्यक्ति की मजदूरी से कई गुना अधिक है, ऐसा नहीं। आपको पता है कि फावड़े वगैरह इनकी क्या कीमत होती है, मजदूरी से तो कम ही होती है इनकी कीमत, ठीक है, आप बराबर हो सकते कम होती है। तो ये जो है सामग्री लागत पर जो है सामान्य प्रकृति के कार्यों की हम बात करें तो उसमें सामग्री लागत पर 25% खर्च किया जाएगा, और पारिश्रमिक जो लागत है यानी जो मजदूरी है वो यहाँ पर 75% होगी। तो 25-75 का यहाँ पर आपको याद रखना है। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर होगा 75-25, ठीक है, यानी पारिश्रमिक लागत और हमारी सामग्री लागत। तो 75-25 या फिर 25-75 ऐसा आपको अनुपात याद रखना है। लेकिन ऐसे कार्य हैं जहाँ पर मशीनरी की जरूरत है और एक व्यक्ति जो है उस कार्य को कर सकता है, तो इस प्रकार वहाँ पर मजदूरी तो कम लगेगी और उस मशीन की कीमत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सामग्री लागत की अगर कोई विशेष प्रकृति का कार्य है तो फिर सामग्री लागत यहाँ पर 75% होगी और पारिश्रमिक लागत यहाँ पर 25% होगी, यानी इतना जो है यहाँ पर अनुपात रहेगा। तो ये बात आपको याद यहाँ पर रखनी है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं
जो हमारा स्वायत्त शासन विभाग है उन्होंने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 9,593 कार्य चिन्हित किए हैं। ठीक है ना, हमें सारे कार्य याद नहीं रखने। और जो कार्यों का जो भुगतान है वो जन आधार से लिंक जो श्रमिक होगा उसके बैंक अकाउंट में 15 दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा। तो ये बात मनरेगा में भी होता है, एक समय सीमा के भीतर जो है आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, तो यहाँ पर जन आधार कार्ड जो है उसकी भूमिका है। तो जन आधार से आपका जो है लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट में आपके जो है 15 दिनों में भीतर पैसे आ जाएंगे। ठीक है। और जिस प्रकार मनरेगा में कार्यस्थल पर जो भी श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही शिकायत के निवारण और सामाजिक आकर्षण के लिए भी योजना में प्रावधान किए गए हैं, जो अभी डिटेल में हमें नहीं बताई गई है। तो हम जब 9 सितंबर के बाद जो है कभी हमें टाइम मिलेगा तो और इस योजना के संबंध में हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें जो भी प्रशासनिक व्यय होगा, आपको पता ही है कि भाई स्थानीय जो योजना का संचालन है तो स्थानीय निकाय विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित करते हुए विभिन्न अधिकारियों कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति संविदा नियुक्ति की जाएगी। जो भी इसमें प्रशासनिक व्यय लगेगा कि भाई उन सभी का हमें डॉक्यूमेंट भी चेक करना है, जो भी हम वो कार्य होता है ना, जो अधिकारी स्तर पर जो कार्य होता है वो अगर हम किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में करना है तो वहाँ पर जो एक योजना प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा और उस योजना प्रकोष्ठ में कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिनकी प्रतिनियुक्ति होगी, एक तरीके से प्रतिनियुक्ति समझी जाती है। और इसमें भी जो मित्रों, लेकिन प्रशासनिक जो व्यय होता है ना, ये आपको 800 करोड़ रुपए के 800 करोड़ जो रुपए हैं उसके 6% जो है तक सीमित होना चाहिए। यानी इतना भी प्रशासनिक व्यय नहीं होना चाहिए कि हम योजना को तो लागू कर रहे थे कि भाई लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के बदले उनको पैसे मिले, और लेकिन इस रोजगार को इस योजना को लागू करने में ही आपका इतना खर्चा आ रहा है, यानी जो भी अधिकारी इन पर इतना खर्चा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक जो व्यय है उसको 800 करोड़ रुपए के 6% तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की गई। तो ये आपको मोटी मोटी ऐसी बातें याद रखनी है। ये हमारे जो है जैसे कि पोस्टर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का। ठीक है, देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो अब हम कुछ मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं इसकी, भाई क्या क्या जो है इसमें है। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है और 9 सितंबर 2022 को ये लागू होगी। इसका उद्देश्य है प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित और जरूरतमंद जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। और इस योजना पर प्रतिवर्ष जो है सालाना कितना खर्च किया जाएगा, 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इतना जो है बजट का प्रावधान है। अब कितना खर्च किया जाएंगे वो जाने, लेकिन बजट जो है 800 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जो हमारी मनरेगा योजना उसकी तर्ज पर जो है ये राजस्थान सरकार ने लागू की है। और इसमें हम बात करें मित्रों तो जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जन आधार कार्ड से जो लिंक आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जन आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो है जॉब कार्ड बनेगा, और जॉब कार्ड बनने के बाद आपको जो है 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा, और प्रत्येक परिवार को यहाँ पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें बात करें तो उस वयस्क सदस्य की जो है आयु वर्ग कितना होना चाहिए, तो 18 से 60 वर्ष का जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, 18 से 60 के बीच का होना चाहिए, और उसके पास एक जन आधार कार्ड होना चाहिए, और जन आधार कार्ड में उस सदस्य का नाम भी होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बात करें अगर जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप जन आधार कार्ड अपडेट करा सकते हो, अगर आपके पास है और सदस्य का नाम नहीं है किसी का, और या फिर आपके पास जन आधार कार्ड ही नहीं है तो आप इसका जो है मित्र के माध्यम से आवेदन करा सकते हो। और जब आप जॉब कार्ड के लिए आप पंजीयन करा रहे हो और आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है लेकिन आपने जन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है, तो फिर आवेदन का जो भी क्रमांक है उसके माध्यम से भी आप पंजीयन करा सकते हो। ठीक है, और कार्य है तो आवेदन ई मित्र से किया जा रहा है और किया जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें अनुमत कार्य के लिए, तो यहाँ पर जो है पैसे किस कितना प्रतिशत या कितना अनुपात में जो खर्च किया जाएगा, तो सामान्य प्रकृति का कार्य है तो उसमें जो मजदूरी और सामग्री जो लागत है उसमें अनुपात रहेगा 75-25 का। और जो विशेष प्रकृति का कार्य जहाँ पर मशीनरी का यूज होने वाला जो तकनीकी रूप से जो है कार्य होता है, जो तकनीकी में जिसमें बात करें तो वो तकनीकी, तो उसमें जो है 25-75 का अनुपात रहेगा, यानी 25% जो पैसे खर्च किए जाएंगे पारिश्रमिक लागत पर और सामग्री लागत पर 75%। तो यह बात आपको याद रखनी है। और 9,593 जो है कार्य चिन्हित किए गए हैं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। और कार्यों का भुगतान जन आधार से लिंक जो है श्रमिकों का जो बैंक अकाउंट है उसमें 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। और कार्यस्थल पर जो है श्रमिकों को जो है सुविधा प्रदान की जाएगी, और सामाजिक आकर्षण के लिए भी इस योजना में प्रावधान अभी किया जा रहा है। और सारी डिटेल हम 9 सितंबर के बाद पढ़ेंगे, अगर कोई नई डिटेल आती है तो।
ठीक है। और इस योजना को जो है क्रियान्वयन के लिए, इस योजना संचालन के लिए योजना प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा नगरीय निकाय के स्तर पर, और वहाँ पर जो है अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा और कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा, और जो प्रशासनिक व्यय है वो 800 करोड़ रुपए के 6% तक ही होना चाहिए। ठीक है। और काम कहाँ पर मिलेगा, जो भी सदस्य हैं उसके जिस वो स्थानीय निकाय क्षेत्र में रह रहा है, जो भी नगरीय निकाय क्षेत्र में रह रहा है, तो उसके सीमा के भीतर किसी भी वार्ड में उसको काम दिया जा सकता है। और योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य जिला निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से जो है कार्य स्वीकृत और निष्पादित करवाया जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। और इसमें हम बात करें तो क्या केवल ये शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा? तो नहीं। अगर कोरोना लॉकडाउन जैसी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर जो है प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से नहीं समझाया गया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को भी कुछ ऐसी कंडीशन हो कोरोना लॉकडाउन के जैसी, तो फिर उन प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया जा सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं, तो ये आप जानते हैं क्या क्या नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्य होते हैं, तो ये कोई नहीं पूछने वाला। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है जो कोरोना लॉकडाउन उसी से संबंध है। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण जो है असंगठित सेवा क्षेत्र के जो भी मजदूर थे, जो असंगठित सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे, और जो हम बात करें स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका जो है रोजगार खत्म हुआ था और उनको जो है रोजगार पुनः स्टार्ट करना था। या फिर कुछ ऐसे बेरोजगार युवक हैं जो अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी जो है पैसे दिए जाएंगे। अब इसके लिए अगर मैं केंद्र स्तर की मैं बात करूं, तो केंद्र स्तर पर एक योजना आई थी जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 आपको जो है पैसे दिए जाते थे, 10,000 रुपये आपको दिए जाते थे, और 10,000 रुपयों के से आप जो है अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते थे। और उसमें 50 लाख जो है सीमा रखी गई थी कि हम इतने लोगों को जो है सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो उसमें 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया था, जो जून 2021 के समथिंग आई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के जैसी राज्य स्तर की मैं बात करूं, हमारे राजस्थान में राज्य स्तर पर योजना आई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना की हम बात करें तो इसमें पीएम स्वनिधि में जो 10,000 रुपये का जो प्रावधान था वो यहाँ पर 50,000 रुपये का है। यानी इसमें 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, 50,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें जो है जो लाभान्वित होंगे उनकी संख्या होगी 5 लाख। कितनी संख्या होगी? उनकी संख्या होगी 5 लाख। पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपये और 50 लाख जो लाभान्वितों की संख्या है। और राज्य स्तर की हम बात करें तो हम 50,000 और 5 लाख जो है लाभान्वितों की संख्या है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अब इसमें क्या क्या प्रावधान है। और इस योजना की हम बात करें, घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में, और इसको जो है लागू किया गया था 16 अगस्त 2021 को। जिस प्रकार हम बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, घोषणा हुई थी 2022-23 में, शुरुआत हो रही है 9 सितंबर 2022 से। तो इसी प्रकार 2021-22 में बजट के 2021-22 के बजट में घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, और लागू हुई है हमारी 16 अगस्त 2021 को। ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखनी है। जैसे कि इंदिरा रसोई योजना, इसकी हम बात करें तो 20 अगस्त 2020 को लागू हुई। और इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, और इसकी हम बात करें तो 9 सितंबर 2022 से ये लागू होगी। और हम बात करें इंदिरा गांधी जो क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और वो हमारी लागू हुई थी 16 अगस्त 2021 को। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, योजनाओं को जो है याद रखना है आपको कब कब ये लागू हुई थी। और इसी में हम बात करें उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही था कि कौन कौन प्रभावित हुए थे। पहले तो ये बताओ, लॉकडाउन में तो स्ट्रीट वेंडर्स प्रभावित हुए थे, स्ट्रीट वेंडर्स प्रभावित हुए थे। और कौन कौन से प्रभावित हुए थे? और प्रभावित हुए हमारे जो असंगठित सेवा क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में जो लगे हुए हैं वो प्रभावित हुए हैं।
ठीक है, तो इन्हीं को हम लाभ देंगे। तो सर आपने तो ये भी कहा है ना योजना में कि हम स्वरोजगार का भी ऐसा कुछ प्रावधान है, ये तो उनको रोजगार पुनः स्थापित करने वाली चीज़ हो गई। तो भाई जो बेरोजगार हैं उनको भी चलो शामिल कर लेते हैं, जो बेरोजगार युवक हैं उनको शामिल कर लेते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये लाभान्वित होंगे किससे? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और इनकी इन लोगों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 लाख लोगों जो होंगे उनको ये सहायता दी जाएगी 50,000 रुपये वाली। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रुपये 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्याज मुक्त यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऋण की। ठीक है सर, ऋण की बात करो, मेन बात यही है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1 मिनट। ऋण कितना दिया जाएगा गुरुजी? तो 50,000 रुपये का यहाँ पर आपको ऋण मिलेगा। 50,000 रुपये का ऋण। क्या मुझे ब्याज देना होगा? अरे भाई ब्याज देना होता तो तू ऐसे ही लोन ले लेता। पहले तो मुझे पता तू है कौन। सर जी मैं तो स्ट्रीट वेंडर्स हूँ, स्ट्रीट डांसर नहीं, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स हूँ मैं। और कौन है तू? मैं सर जी असंगठित सेवा क्षेत्र में काम करता हूँ जहाँ पर मेरा रोजगार कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मेरा जॉब एक तरीके से बात करें सुरक्षित नहीं है। लोग हैं, लोग आते हैं मेरे पास तभी मेरा काम चलता है, वो लोग नहीं आए तो मेरा रोजगार ठप हो जाएगा। ठीक है, और मेरी इतनी बचत भी नहीं होती, इतने मेरी आमदनी भी नहीं होती, तो मैं वो हूँ। तो तेरे पास कुछ बैंक को देने के लिए कुछ है क्या? नहीं सर जी, जमीन जायदाद होती तो मैं क्यों ना खेती कर लेता, उसमें कोई अच्छा काम ही कर लेता। तो मेरे पास जमीन जायदाद है नहीं। कुछ तेरे पास और भी कुछ सिक्योरिटी वगैरह है? चाहिए, ऐसा नहीं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास क्या होगा सर, एक छत है बस, छत के नीचे हम बैठे हैं, हमारा परिवार बैठा है, तो तेरे पास कुछ नहीं है। तो ठीक है, तू बिना कोलेट्रल कोलेट्रल क्या होता है? तो गिरवी होता है भाई, अगर आसान भाषा में समझे तो आपको पता है कि गिरवी देकर के आप बैंक को गिरवी देते हो कुछ और फिर आपको बैंक लोन देता है, यानी सिक्योरिटी होती है। तो ये बात आप जानते हैं। यानी जो है बात करें यहाँ पर हम बात करें तो ऋण आपको जो है 50,000 रुपये का मिलता था बिना ब्याज के और बिना कोलेट्रल के। यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी की देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको बिना सिक्योरिटी की जो है यहाँ पर आपको लोन दिया जाएगा। कौन लोन देगा? तो लोन आपको देगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देंगे, आपको निजी क्षेत्र के बैंक भी दे सकते हैं, आपको सहकारी बैंक भी लोन दे सकता है और आपको वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भी ऋण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यानी केवल यहाँ पर सार्वजनिक जो सरकारी बैंक है वो नहीं, यहाँ पर बैंक निजी क्षेत्र के भी हैं, यहाँ पर सहकारी बैंक भी शामिल है, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल है और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भी आपको ऋण प्रदान कराया जा सकता है। कौन प्रदान कराएगी? राज्य सरकार कराएगी अपने बलबूते पर। ठीक है, अपने बलबूते पर राज्य सरकार प्रदान कराएगी 50,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के। ब्याज नहीं देना है, बिना कोलेट्रल के, कोई भी आपको कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं देनी। ठीक है गुरुजी, लोन तो मैंने ले लिया बिना ब्याज के और बिना कोलेट्रल के। आगे क्या? आगे तो क्या बस भरना होगा लोन। अब फ्री में तो आपको कौन दे रहा है? ऐसा तो है नहीं हम 50,000 रुपये का आपको अनुदान दे रहे हैं, नहीं, ये तो ऋण है भाई। क्रेडिट का तो ब्याज लगेगा, ब्याज नहीं, आपको वापस देना ही होगा वो पैसा। सॉरी, ब्याज लगता है, आपको पैसे वापस देना अगर हम कोई लोन लेते हैं तो। लेकिन ये राज्य सरकार लोन दे रही है तो यहाँ पर बिना ब्याज और बिना कोलेट्रल के मिल रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि इसको अनुदान घोषित किया जा रहा है, ये तो ऋण है। ऋण में तो आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे, ये तो आप पर ऋण है, एक दायित्व है आपको कि पैसे दिए गए और आपको चुकाने हैं। तो सर जी अब मुझे बताओ कितने जो है महीनों में चुकाना होगा, कितने साल में चुकाना होगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो है ये 1 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जा रहा है। 1 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए मुझे ऋण मिल रहा है। ठीक है, अब मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा सर? तो ऋण तो देखो, आपने एक मोरेटोरियम का नाम सुना होगा। मोरेटोरियम ये शब्द इकोनॉमी में आता है जब कोई नकदी संकट आता है, वित्त संकट आता है और लोगों के पास पैसे नहीं होते और मान लीजिए उन्होंने कोई बैंक से लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, जो भी हो, और उनकी किस्तें होती हैं
ठीक है, आपको जो ऋण भुगतान करना पड़ता है, किस्तें होती हैं, और किस्तें अगर नहीं चुका पाते हो, अगर 1 महीने में भी अगर नहीं चुका पाते हो और 2-3 महीनों से नहीं चुकाते हो, तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, उस पर आपके इफेक्ट पड़ता है और आगे लोन लेने के लिए आपको दुविधा होती है। तो क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ता है। अगर आप पैसे नहीं चुकाते हो टाइम पर, तो किस्तों में अगर आप पैसे नहीं चुकाते हो, माह में जो भी आप किस्त होती है वो नहीं देते हो आप बैंक को, तो फिर आपके क्रेडिट स्कोर जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन आरबीआई ऐसा कुछ प्रावधान करती हैं कि मान लीजिए भाई ऐसा संकट आ गया, जैसे कि कोरोना काल ही था, लोगों के पास जो है अब रोजगार पर, काम पर तो गए नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? काम करते हो तभी तो पैसा आएगा भाई। अगर सब कुछ बंद है तो काम नहीं किया तो पैसे नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई करेगी कि भाई चलो 3 माह के लिए आप बैंक को मत पैसे दो, 3 माह के लिए आप बैंक को मत पैसे दो, इससे जो भी नुकसान होगा बैंक को वो हम चुकाएंगे। 3 माह के लिए आपको मोरेटोरियम घोषित किया जा रहा है, यानी आपको ऋण चुकाने में जो किस्तें होती हैं, किस्तें नहीं भरने के लिए आपको क्या दिए जा रही है? छूट दी जा रही है। जब भी वित्त संकट होता है, नकदी संकट होता है, जब भी एक तरीके से लॉकडाउन लगता है, जब भी रोजगार नहीं होता है और लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आमदनी नहीं आती है, तो फिर अपना जो है वो लोन किस्त जो है नहीं चुका पाते हैं, और किस्त नहीं चुकाते हैं तो क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात सरकार भी जानती है कि भाई ये जब रोजगार पर नहीं जा रहे हैं तो ये इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो आरबीआई क्या करता है? मोरेटोरियम दे देता है कि भाई चलो आप इन माह तक जो है आप किस्त मत चुकाना, और इनसे जो भी बैंक को नुकसान होगा वो हम झेलेंगे। ठीक है सर, तो मोरेटोरियम समझ आ गया होगा। तो 3 माह का मोरेटोरियम यहाँ पर उपलब्ध होता है, यानी पहले 3 माह तक आपको लोन जो है किस्त उसकी चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऋण भुगतान आप 12 महीना और अधिकतम जो 18 महीने उस अवधि में आप ऋण भुगतान कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 50,000 रुपये का ऋण है, 1 वर्ष अवधि के लिए दिया जाता है, और बिना ब्याज के, बिना कोलेट्रल के ये ऋण मिलता है, और 3 माह के यहाँ पर ऋण मोरेटोरियम है, और ऋण भुगतान आप 12 महीने या 18 महीना में जो है आप कर सकते हो, अधिकतम 18 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद यहाँ पर रखनी है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर योजना हेतु पात्रता हम देख लेते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये लोन ले पाएंगे। पहले तुमने देखा कि ये कितने लोगों को लोन दिया जाएगा? 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। तो ये कौन होंगे 5 लाख? कौन है ये लोग जिनको मैं ऋण दूं? तो सबसे पहले तो उनकी देखें कि मासिक आय कितनी है, उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। तो साहब व्यक्ति की मासिक आय तो अपने हैं 15,000 रुपया। कितनी है? 15,000 रुपया। और उसकी पारिवारिक मासिक आय कितनी है 1 माह की? तो सर जी है 50,000 रुपये। तो फिर वो योजना का फायदा नहीं लेगा। अगर उसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम हो तथा पारिवारिक मासिक आय उसकी 50,000 से कम है, तो वे इन 5 लाख व्यक्तियों में शामिल हो सकता है जो शहर में निवास करता है। राजस्थान का स्थायी निवासी जो शहर में निवास करता है, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो, वो इस योजना के लिए पात्र है। और उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए उसकी 18 से 40 वर्ष के बीच की। 18 से 40 वर्ष के बीच की उसकी जो है आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना था? 18 से 60 वर्ष था। ठीक है, क्या कुछ ऐसा प्रावधान इंदिरा रसोई योजना में था? अरे भाई वो खाना है, खाना में कौन सा वहां पर लोन दिया जा रहा है या काम दिया जा रहा है जो है यहाँ से पात्रता मांगे आपसे। ठीक है, तो शहरी स्थान का वो निवासी होना चाहिए उस नगरीय निकाय का, और या नगरीय शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, और उससे जो है उसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो शहरी बेरोजगार युवा होगा जो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार हैं और उसे मुख्यमंत्री संबल योजना से कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, संबल योजना से लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें 4500 रुपये महिला, 4,000 रुपये पुरुष को दिए जाते हैं बेरोजगारों को। ठीक है, तो अगर वो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें शामिल हो सकता है किसमें? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में, और वो अपना नया रोजगार स्टार्ट कर सकता है। और इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर शामिल होंगे
सर्वे में जो है चिन्हित से स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह ये शामिल होते हैं जिनके पास पहचान पत्र जारी होता है और विक्रय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। और या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो निकाय के द्वारा उस जो भी स्थानीय जो भी नगरीय क्षेत्र निकाय होता है उसके द्वारा सिफारिश पत्र अगर है उसके पास तो भी वो उसमें शामिल हो सकता है इस योजना में। और असंगठित क्षेत्र सेवा क्षेत्र के जो कामगार होते हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, ठीक है, कुमार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला आदि जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होती है और ये जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसाय में जो कार्यरत लोग हैं ये इस योजना का फायदा लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है गुरुजी। तो ये हमारी ऐसे कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक है। तो आज हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना देखी विस्तार से और हमने इंदिरा रसोई योजना देखी। आगे जो है हम 5 योजना जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।